guys, we are here to discuss a very important topic. और हमें यहाँ पे करेक्शंस इन बोर मॉडल्स डिस्कस करना है. और सबसे पहला करेक्शन जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि बोर मॉडल के एनालिसिस में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे न्यूक्लियस का जो मास है वो इनफाइनाइट है, और इस वजह से जो सर्कुलर ऑर्बिट होता है उसका सेंटर एग्जैक्टली न्यूक्लियस होता है. लेकिन हम लोग अगर ऐसा बोले कि हमारे न्यूक्लियस का मास जो है वो इलेक्ट्रॉन के कॉम्पेरिजन में बहुत ज़्यादा तो है, इट इज़ वेरी लार्ज, बट हम लोग इसको इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं. लेट अस से कि इसका मास डेफिनिट है, इसका मास फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, नॉट इनफाइनाइट है. अगर हम लोग ये बोलें तो फिर हमारे बोर मॉडल में क्या चेंजेज आएंगे वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं. तो जस्ट अज्यूम कि ये हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ से r डिस्टेंस पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है. अब अगर हम लोग ये बोले कि हमारे न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट नहीं है, देयर इज सम फाइनाइट मास, तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस को सेंटर मान के सर्कुलर ऑर्बिट नहीं करेगा. फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का ये जो बाइनरी सिस्टम है इसका कहीं सेंटर ऑफ मास आ जाएगा. तो लेट अस से ये हमारा सेंटर ऑफ मास C है. अब क्या होगा? न्यूक्लियस एंड एज वेल एज हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों ही सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएंगे और उन दोनों के सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास C हो जाएगा. तो कहने का मतलब है कि हमारा जो न्यूक्लियस होगा वो किसी इस सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा C को सेंटर बनाते हुए, और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इस CE इस डिस्टेंस को अपना रेडियस बना करके इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा. तो कहने का मतलब है कि हमारे न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ का जो रेडियस हो गया लेट अस कॉल इट Rn, और हमारे इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ का जो रेडियस हो गया लेट अस कॉल इट Re. और यहाँ से ऑब्वियस है कि हम लोग बता सकते हैं कि हमारा जो Rn और Re है इन दोनों का जो समेशन है वो R के बराबर हो जाएगा. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. और साथ ही साथ हम लोग सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से ये भी जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस आया है हमारे पास Rn और Re का, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस. सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ न्यूक्लियस. एंड फ्रॉम दैट लॉजिक वी कैन से दैट Rn will be equal to total R into mass of electron divided by mass of electron plus mass of nucleus. Similarly, I can write this thing for Re, and Re will be R into Mn divided by Me plus Mn. तो ये हमने R को मास के इनवर्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के टोटल काइनेटिक एनर्जी की. तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस सिस्टम का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इस बार वो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस दोनों की वजह से होगा. अगर हमारा न्यूक्लियस का मास फाइनाइट है और हमारा न्यूक्लियस भी एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है तो उस न्यूक्लियस की वजह से भी एक काइनेटिक एनर्जी आएगी. तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इट इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर. साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉन एज वेल एज न्यूक्लियस दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो सेम होगा, एंड लेट अस कॉल दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो Vn आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू Rn, और सिमिलरली हमारा जो Ve आएगा दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू Re. चलिए इन वैल्यूज को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? हाफ इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस ओमेगा स्क्वायर इंटू Rn स्क्वायर. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की वजह से हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू Re स्क्वायर. अभी हम लोग यहाँ से हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. Mn है हमारे पास और साथ ही Rn स्क्वायर है, तो Rn स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल रहा हूँ मैं. तो इट इज R स्क्वायर इंटू Me स्क्वायर डिवाइडेड बाई Me प्लस Mn होल स्क्वायर, एंड प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन जा चुका है तो Me, और Re स्क्वायर के जगह पे मैं इसकी पूरी वैल्यू डाल रहा हूँ, दैट इज R स्क्वायर Mn स्क्वायर डिवाइडेड बाई Me प्लस Mn होल स्क्वायर. ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई है. अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ कि हाफ ओमेगा स्क्वायर
और आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम एन होल स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास अंदर में क्या आ रहा है, एम एन एम ई स्क्वायर और यहाँ पे भी एम ई इंटू एम एन स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, एम ई इंटू एम एन को भी कॉमन ले लेते हैं। तो इट इज एम ई इंटू एम एन। तो अब हमारे पास अंदर में क्या बच गया, यहाँ एम ई का स्क्वायर था तो एक एम ई यहाँ आएगा, और यहाँ एम एन का स्क्वायर था तो एक एम एन यहाँ आएगा। सो वी कैन सी कि एम ई प्लस एम एन यहाँ है और इसी चीज का स्क्वायर यहाँ है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। एंड आई एम गेटिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी एज हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम ई एम एन डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम एन। काइनेटिक एनर्जी की जो ये वैल्यू आई है दैट इज के इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एम ई एम एन डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम एन। अब अगर मैं इसको एनालाइज करूं और मैं इसको अपने पुराने वाले बोर मॉडल के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या चेंजेज आ रहे हैं। तो पुराने वाले मॉडल में हमारा न्यूक्लियस जो है वो स्टैटिक है और यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ओमेगा वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहा है। लेट अस से ओमेगा वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रहा है। तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी इस केस में आ रही है वो क्या आ रही है, दैट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इन दोनों एक्सप्रेशन को यहाँ पे कंपेयर करें तो ये है जब हमारा न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट होता है, और ये एक्सप्रेशन तब का है जब हमारे न्यूक्लियस का मास फाइनाइट होता है। तो हमें इन दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, हमें इन दोनों में डिफरेंस ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एम ई है और यहाँ पे हमारे पास ये एक टर्म आ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हमें एक इनफाइनाइट न्यूक्लियस वाले सिस्टम से फाइनाइट न्यूक्लियस वाले सिस्टम में ट्रांसफर होना है तो हमें एम ई को शिफ्ट करना पड़ेगा किस चीज से, एम ई एम एन डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम एन से। और ये रिड्यूस्ड मास म्यू कहलाता है, इट इज नोन एज रिड्यूस्ड मास। तो कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर है कि अगर आपको ये करेक्शन करना है कि न्यूक्लियस का मास इनफाइनाइट नहीं है, इट हैज गॉट अ फाइनाइट मास, तो हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला जो टर्म है उसको म्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस्ड मास से रिप्लेस करना पड़ेगा, और उस रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट बाय सम के बराबर होगी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय सम, यानी कि एम ई प्लस एम एन के बराबर होगी। सो गाइस, अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें ये अज्यूम करना है कि हमारे न्यूक्लियस का जो मास है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो एक फाइनाइट मास है, तो हमें चेंज क्या लाना पड़ता है, हमें चेंज ये लाना पड़ता है कि एम ई को रिप्लेस करना पड़ता है म्यू से, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना पड़ता है रिड्यूस्ड मास से। तो इसका क्या असर पड़ता है अदर पैरामीटर्स पे, फॉर एग्जांपल रेडियस पे इसका क्या असर पड़ता है, वेलोसिटी पे क्या असर पड़ता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप इन एक्सप्रेशन को देख पा रहे हैं, बोर मॉडल का जो कन्वेंशनल कैलकुलेशन है उसके हिसाब से रेडियस का ये एक्सप्रेशन आता है और वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन आता है। तो सबसे पहले रेडियस की बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग करेक्शन करें इसमें फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस के लिए तो क्या चेंजेज आएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रेडियस के टर्म में यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपीयर हुआ है डिनोमिनेटर में। तो हमें चेंज क्या लाना पड़ेगा, लेट अस से नए वाले करेक्टेड रेडियस को मैं आर एन प्राइम कह रहा हूँ, एंड दैट विल बिकम इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, एम ई के जगह जस्ट म्यू आ जाएगा इंटू ई स्क्वायर, ये हमारा आर एन प्राइम की वैल्यू हो गई। और अगर हम चाहें तो म्यू को उसका जो वैल्यू होता है वो भी दे सकते हैं। फॉर दैट आई विल राइट आर एन प्राइम इक्वल टू एन स्क्वायर बाई जेड, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ई स्क्वायर, म्यू के जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस, डिवाइडेड बाई लिखना है तो वो टर्म हमारा ऊपर चला जाएगा और इसको हम लोग एम ई प्लस एम एन यहाँ पे लिख सकते हैं। सो अगर मैं आर एन प्राइम और आर एन का रिलेशन यहाँ से बोलूँ तो आई कैन सी दैट आर एन प्राइम बाई आर एन, ये जो आ जाएगा आर एन प्राइम के नीचे में 1 बाई म्यू है, और यहाँ पे 1 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बाद बाकी सारे टर्म्स कॉमन हैं, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं इट इज इक्वल टू एम ई बाई म्यू।
अब जहाँ तक बात रही वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में आपको कहीं पे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहा है। तो हमें जो चेंजेस करने होते हैं वो बस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में ही करने होते हैं। बट यहाँ पे वेलोसिटी में सिंस देयर इज नो टर्म फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा अगर हम लोग इस करेक्शन को कंसिडर करते हैं तो Vn प्राइम इज गोइंग टू बी इक्वल Vn, तो इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा है। फाइनली अगर हम लोग एनर्जी की बात करें यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि एनर्जी का जो कन्वेंशनल बोर मॉडल का कैलकुलेशन है उसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन में हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ न्यूमरेटर में नजर आ रहा है। तो अगर हम लोग इसे करेक्ट करें ये कंसिडर करते हुए कि हमारे न्यूक्लियस का मास जो है वो इनफाइनाइट नहीं है, इट इज़ अ फाइनाइट मास, तो फाइनाइट मास वाले न्यूक्लियस के लिए Me को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा म्यू से, और हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा माइनस Z²/n²। और लेट अस से Me के जगह पे मैं म्यू रख रहा हूँ, म्यू इंटू E⁴ डिवाइडेड बाई 8ε0² h²। ये हमारे लिए एनर्जी का एक्सप्रेशन है। और अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो हम लोग म्यू की जो वैल्यू है वो भी डाल सकते हैं। तो म्यू की जो वैल्यू है वो डाल के एक बार देख लेते हैं। इट इज इक्वल टू -Z²/n²। और म्यू के जगह पे मैं रख रहा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू E⁴। और 8 है तो 8ε0² h²। ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया एनर्जी के कैलकुलेशन के लिए, टोटल एनर्जी के लिए। और लेट अस कॉल इट En प्राइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कंसिडर करें कि दोनों का रेशियो क्या है, En/En प्राइम, यानी कि ये हमारा कन्वेंशनल है और ये हमारा करेक्टेड है, तो दोनों का जो रेशियो है वो हो जाएगा हमारा, यहाँ पे Me आएगा और यहाँ पे म्यू आएगा। सो Me/μ, दिस इज द रिलेशन।